नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तरह पोषक नदी के आधार पर किया गया है। जिस नदी से सामान्यतः पोषण मिलता था, पोषित नदी जिसे कहा जाता था, उसके आधार पर विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनका नामकरण किया गया है। और क्योंकि इस सभ्यता के जो सबसे पहले अवशेष खोजे गए थे वे सिंधु नदी के समीप थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन is based on the name of the river Indus, near which the most ancient and the first sites were discovered. सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920-21 में हुई थी और प्रमुख रूप से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में डॉक्टर दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने मुख्य रूप से इस सभ्यता की डिस्कवरी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो प्रमुख साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में हैं। हड़प्पा सभ्यता पंजाब प्रांत और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में इसकी खोज हुई थी और विभाजन के पश्चात ये दोनों ही साइट्स जो हैं वो वर्तमान पाकिस्तान में हैं। और उसके पश्चात भारत में कालीबंगा और अन्य स्थानों पर इस सभ्यता की खोज अलग अलग पीरियड्स की यहाँ पर की गई। इस सभ्यता का विस्तार बहुत अधिक था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पश्चात कई अन्य साइट्स जो हैं उनकी भी खोज हुई। यदि इसकी सीमाओं का निर्धारण करना हो तो इसकी जो सीमाएं हैं वे नॉर्थ में मांडा तक, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतकगंडोर तक विस्तृत थी। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और भारत में राजस्थान, गुजरात तक इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, वे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, गुजरात में लोथल जो कि एक प्रमुख सी पोर्ट था जहाँ से समुद्री व्यापार रहा होगा, और राजस्थान में कालीबंगा। इन सभी स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग जो फेज़ हैं उनके बारे में या उस समय इन सभ्यताओं का जो विकास हुआ था उसकी जानकारी होती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता केवल सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश तक सीमित नहीं थी और इसीलिए कई आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका जो नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी के अलावा भी अन्य स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसीलिए उन्होंने एक नवीन नाम भी इसका दिया है, आर्य पूर्व नगरीय सभ्यता इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यह सभ्यता भारत में आर्यों के सभ्यता के पहले विकसित हुई थी और इस सभ्यता के जो अधिकतर लक्षण हैं वे नगरीय सभ्यता के समान हैं। इसीलिए इसका एक नाम आर्य पूर्व नगरीय सभ्यता भी हो सकता है। इस सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं हैं और विभिन्न इतिहासकारों ने
अपने अपने तर्कों के द्वारा इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है, जिनमें सर जॉन मार्शल, जिनका कि मत महत्वपूर्ण है, उनके अनुसार यह सभ्यता 3250 से 2750 BCE में विकसित हुई थी। कार्बन 14 डेटिंग, जो कि एक महत्वपूर्ण विधि है काल निर्धारण के लिए, जिसमें कार्बन के जो दो आइसोटोप्स हैं C612 और C614, इनके अनुपात के आधार पर किसी भी फॉसिल का समय निर्धारण किया जाता है। तो C14 डेटिंग के आधार पर इस सभ्यता का जो काल है वह 2400 से लेकर 1750 बिफोर कॉमन एरा निर्धारित किया गया है। यह जो शब्द है BCE, ये BC के स्थान पर आजकल प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि यह शब्द ज़्यादा सेकुलर है और इसमें किसी भी धर्म की प्रमुखता दिखाई नहीं देती। तो आजकल जो समय निर्धारण है उसे बिफोर कॉमन ईरा और कॉमन ईरा के रूप में किया जाता है। तो मूल रूप से इस सभ्यता का जो काल है उसे निर्धारित करने के लिए इतिहासकार एकमत नहीं हैं और इस बारे में विभिन्न मत स्वीकार किए गए हैं। इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका नगरीय सभ्यता होना है और भारत के बारे में ये कहा जा सकता है कि जहाँ सामान्यतः विभिन्न संस्कृतियाँ या सभ्यताएं जो हैं वो रूरल टू अर्बन, ग्रामीण से नगरीय की ओर मूव करती हैं, वहाँ जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके बाद में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह कहा जा सकता है कि ये वेल प्लान्ड टाउन इसमें जो है बनाया गया था। इसकी एक निश्चित योजना बनाने के बाद ही नगर निर्माण का कार्य किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। और जिस प्रकार से विभिन्न मकान और अन्य स्थान बने हुए हैं, उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि टाउन प्लानिंग के पश्चात ही जो टाउन्स हैं, जो नगर हैं, उन्हें बसाया गया। मुख्यतः जो विशाल स्थान हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। एक दुर्ग सिटाडेल जिसे कहा जाता था, और निचला शहर जो लोअर सिटी था। दुर्ग मुख्य रूप से रक्षात्मक और प्रशासनिक कार्यों के लिए था और निचले शहर में सामान्य तौर पर लोग निवास किया करते थे। सिंधु सभ्यता में विशाल सड़कें थी और कुछ स्थानों पर इनकी चौड़ाई 33 फीट तक चौड़ी भी थी। और मुख्यतः सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और मुख्य सड़कों के अलावा अन्य सड़कों का निर्माण भी किया गया था। मकानों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया था और मुख्यतः एक से अधिक मंजिल के मकान भी, उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और सामान्यतः जो दरवाजे और खिड़कियां थीं मकानों की, वे मुख्य मार्ग पर खुलने के बजाय अंदर की तरफ सहायक सड़कों पर खुलती थी। इनमें सभी मकानों में स्नान के लिए स्थान था, कुएं आदि की व्यवस्था भी थी और गंदे पानी के निकास के लिए नाली व्यवस्था भी थी। और विभिन्न नालियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होने के बाद में सारा जो वेस्ट है वो शहर के, नगर के बाहर तक ले जाने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। इन मकानों के अलावा कुछ विशिष्ट भवन भी बनाए गए हैं, जिनमें एक विशाल भंडार शामिल है। इस विशाल भंडार में बड़े कक्ष और गैलरीज बनी हुई हैं, जिनमें संभवतः अनाज का संग्रह किया जाता होगा।
इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। इस स्नानागार की लंबाई 39 फीट, इसकी चौड़ाई 23 फीट थी और लगभग 8 फीट गहरा था। इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार के आसपास विभिन्न कमरे या कक्ष बने हुए हैं और इसकी विशालता के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार जो विभिन्न निर्माण कार्य जो परिलक्षित होता है सिंधु घाटी की सभ्यता का, उसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि इसके अधिकतर लक्षण एक नगरीय सभ्यता के समान थे।